हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर आंसर राइटिंग जो सेशन है ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सीखा कि एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में जाना। और फिर उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है आंसर राइटिंग का उसे समझा। फिर एक अच्छे आंसर के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या संगठक है उसे समझा। उसके साथ साथ शब्दों की सीमा क्या रहेगी और कितना हमें टाइम एलोकेट करना चाहिए पर क्वेश्चन उसे जाना। और उसके अलावा भी एक जब हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छे आंसर के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या एलिमेंट्स है, उसमें हमने बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करी थी। तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो आप पहला पार्ट देखें, फिर आप इस पार्ट पे आए। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो डायरेक्टिव वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हमें कैसे अपने कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके वहां पे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं जो पहला सेक्शन है GS1 का वो थोड़ा ओपन एंडेड जैसा ही रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्टिव्स हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके हम उन सारे डायरेक्टिव्स को पहले समझ लेंगे, फिर उसको देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप देखेंगे कि जो हमारा GS1 का जो पहला सेक्शन है ये दो अलग अलग साल का लिया हुआ है। तो राइट शॉर्ट नोट यानी संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। अब शॉर्ट नोट एक बहुत ही ओपन एंडेड है, इसमें आपके क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है ये शॉर्ट नोट, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है। वो अक्सर आपको GS1 का जो खंड 1 है, जो पार्ट 1 है, उसमें ही ये देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट करके। तो जैसा मैंने बताया कि एक ये ओपन एंडेड डायरेक्टिव है। तो इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं कि आपकी डेप्थ और जो आपका ब्रेड्थ है, यानी जो आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, वो एकोमोडेट हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर आता है तो आप इंश्योर कीजिए कि ये सारे मैक्सिमम जो भी यहाँ मेंशन्ड हैं वो आपके आंसर में हो। ठीक है, तो या तो आप डेफिनेशन या मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कंटेक्स्ट या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले दो पॉइंट में से आप जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए। फिर जो भी क्वेश्चन में सेंट्रल थीम पूछा है उसके की फीचर्स, फिर सिग्निफिकेंस, फिर चैलेंजेस, फिर क्रिटिकल एनालिसिस, फिर वे फॉरवर्ड। अब आप सोचो कि ये पहला क्वेश्चन है कि यहाँ सिंपली दे दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट। एक एस्पिरेंट मतलब लिख के ऐसे आते हैं कि जो भी प्रोविजंस है इंडियन काउंसिल एक्ट के उसका एक एक पॉइंट लिख दिया। दूसरा जो एस्पिरेंट है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डेफिनेशन देने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेक्स्ट सेट कर सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था। अब सपोज कीजिए कि कोई कंटेक्स्ट में अगर ये बोले कि रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है इंडियंस का, तो आप वो कंटेक्स्ट सेट कर दीजिए। उसी कंटेक्स्ट में आप इसे इसके जो की पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस कर दीजिए। फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा वो आप एक दो लाइन में बता दीजिए। और फिर उसके बाद क्या इश्यूज आए कि फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट 18 आई थिंक 92 लाना पड़ा था हमें। तो अगर आप वो भी बता दें तो वो आपका चैलेंजेस एज क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा। और उस टॉपिक का कोई करंट लिंकेज है तो आप उसको करंट लिंकेज भी दे दीजिए। तो आप देखिए कि सेम, अब आप सपोज करो कि किसी के पास उतना कंटेंट नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप कम कंटेंट के साथ भी एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है कि शायद आपको ज्यादा मार्क्स मिले इसमें, है ना। वैसे ही देखो संतालना प्राइजिंग है, तो अब आप इसका कंटेक्स्ट सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें बता सकते हैं हुआ क्या था, एरिया बता सकते हैं, सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, क्या इश्यूज रहे वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद उसका क्या कंसिक्वेंस, फाइनल आउटकम रहा
ठीक है। तो ऐसे ही करके आप इस तरीके के क्वेश्चन जहां शॉर्ट नोट का पूछा है अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक कीजिए और उसको लिख डालिए, तो उससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब जो जीएस 2 का ये पहला पार्ट है, आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से डायरेक्टिव्स यूज हुए हैं। एक तो वो लिखा है एक्सप्लेन, या तो टेलवर्ड्स कह लीजिए, अगर लास्ट में है, शुरू में है तो इसको डायरेक्टिव्स कह लीजिए। तो एक्सप्लेन है, एनालाइज है, यानी व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। फिर उसके बाद एक्सप्रेस योर व्यूज, विचार व्यक्त कीजिए, डिस्कस, चर्चा कीजिए, एग्जामिन, जांच करना, जस्टिफाई, सिद्ध कीजिए, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए। मतलब यही सब आप देखेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली डिस्क्राइब, आलोचनात्मक वर्णन, इलुसिडेट, इवैल्यूएट, यानी उसको स्पष्ट रूप से और मूल्यांकित करना, और क्रिटिकली एग्जामिन आपका आलोचनात्मक परीक्षण। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डायरेक्टिव्स को बनाया गया है। तो यानी अगर आपका मीनिंग क्लियर है उन शब्दों का, तो जितना भी एग्जामिनर उसका कॉम्बिनेशन करे, आप इजीली समझ सकते हैं कि एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी जो डायरेक्टिव्स हमारे यूज हुए हैं उनका मैंने एक ग्रुप बना के दे दिया है, और फिर कैसे हमें अप्रोच लेना है उसे डिस्कस किया है। तो देखो, ऐसे डायरेक्टिव्स जैसे जहां पे एक्सप्लेन या इलेबोरेट लिखा हुआ है, वहां पे जो मेजर सेंट्रल थीम है आपको उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझाना है। ठीक है। ये सारा मैं अभी एक नीचे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, जैसे मैंने अभी बोला कि एक्सप्लेन करूंगा, यानी आप समझिए कि जो मेरा इस लेक्चर का मेन सेंट्रल थीम है, मैं आपको बस वही बताऊंगा, और फिर आप खुद भी मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्यों मैंने एक्सप्लेन वर्ड यूज़ किया, या फिर मैं एक्सप्लेन के साथ इलाबरेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है। तो यानी आपका क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, क्या पूछा गया है, और फिर उसके हिसाब से ही आपका जो डायरेक्टिव्स है वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे अपने आंसर को लिखना है। तो जहां एक्सप्लेन और इलाबोरेट है, इसका मतलब आपको मीनिंग या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है। एनालाइज, इवैल्यूएट या एसेस दिया हुआ है, यानी इसका मतलब आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। यानी आप अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद है फैक्चुअल या लिस्टिंग टाइप का, यानी जहां पे ट्रेस, इनुमरेट या फिर हाईलाइट करके दिया रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपको उनके फैक्ट्स के बारे में लिखना है, उनकी लिस्टिंग करनी है, जो भी कंटेंट होगा आपका। फिर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का देखो मतलब क्या होता है ना, कि उसमें दोनों पक्ष होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप कोई भी थ्योरी जब बनती है ना, तो एक थेसिस उसको कहते हैं, उसका फिर एक एंटीथेसिस होता है, फिर दोनों मिलके एक सिंथेसिस करते हैं, फिर वो सिंथेसिस एक थेसिस बन जाता है, फिर उसका एक कुछ एंटीथेसिस होगा। तो उसमें आपका क्या है ना, कि जो भी चीज़ें हैं सिंपल भाषा में फॉर एंड अगेंस्ट को लेकर है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिस्कस आ सकता है, क्रिटिकली कमेंट आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन या एनालाइज करके आ सकता है। फिर बैलेंस व्यू कहाँ रखना है, जहाँ पे एग्जामिन या कमेंट करके पूछा हुआ है, जहाँ पे क्रिटिकली मतलब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो बैलेंस व्यू कहाँ पे रखना है, जहाँ पे एग्जामिन और कमेंट डायरेक्टिव्स यूज हुआ है, और जिस क्वेश्चन में जस्टिफाई का यूज हुआ है वहां पे आपको डिफेंड करना है उस स्टेटमेंट को जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ये सारा हम देखेंगे कैसे इस चीज को हम समझ सकते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। ठीक है। फिर इसको हम अलग अलग जो डायरेक्टिव्स है उसको यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। अगर सिंपली क्वेश्चन में पूछता है कि एक्सप्लेन
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बेसिक स्ट्रक्चर का जो कोर कंसेप्ट है उस पर ध्यान देना है कि कैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये कैसे ओवर द टाइम थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इवॉल्व हुआ है और जाकर क्रिस्टलाइज हुआ है केशवानंदा भारती केस में। फिर कौन कौन से हमारे फीचर्स हैं उसको आपको डिस्कस करते हुए जाना है, तो वो हमारा एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। फिर इलेबोरेट में है कि तो उसी को जब आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे तो वो आपका इलेबोरेशन हो जाता है, यानी एक्सप्लेनेशन में जब आप थोड़ा और उसको एक्सपैंड करेंगे, उसमें एग्जाम्पल्स डालेंगे, कुछ केस स्टडीज डालेंगे, तो वो इलेबोरेट हो जाएगा। फिर जहाँ क्वेश्चन में डिस्कस दिया है तो आपको बोथ साइड्स यानी जो फॉर है और अगेंस्ट है दोनों पार्ट को लिखना है और आपका कंक्लूजन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका इंडिविजुअल कोई जजमेंट या व्यू नहीं होना चाहिए, वो कहाँ आएगा हम देखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डिस्कस रहे तो आपको दोनों पक्ष डिस्कस करना है और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। अपना खुद का कोई जो व्यू है, व्यू पॉइंट या फिर कमेंट, वो नहीं करना है। एनालाइज, अब जैसे यहीं पे डिस्कस करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि कैसे ये मतलब आया था हमारा केशवानंदा भारती केस में देखेंगे तो 13 बेंच जज का बेंच बना था और 7-6 के मेजॉरिटी से ये मतलब जो डॉक्ट्रिन है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो जो डेफरिंग हमारे जजेस हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कहीं फिर ये चीज़ें जुडिशियल ओवर रीच को तो नहीं जा रही, इससे क्या मतलब इसका नेगेटिव आउटकम हो सकता है, जो हम अक्सर जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच को लेकर हम बात करते हैं, तो उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर बोलता है एग्जामिन, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करना है, लेकिन वो एग्जामिन हम इसका कैसे करेंगे कि इसके साथ कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा कि कैसे, सपोज का क्वेश्चन ऐसा रहता कि हैज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड टू व्हाट वी कॉल जुडिशियल ओवर रीच, तो वैसा स्टेटमेंट दिया रहेगा और फिर उसको आपको उसके लिंकेज को एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट, तो आपको इसके इफेक्टिवनेस को जज करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ एक पॉजिटिव उसका एक इम्पैक्ट रहा है और कहाँ कहाँ उसकी वजह से चैलेंजेस या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। जस्टिफाई, तो आपको डिफेंड करना है विथ रीजंस। सपोज करो क्वेश्चन में जो भी दिया रहता कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हैज़ प्रोवाइडेड द वे टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको मतलब सेफ रखने में, इंटैक्ट रखने में कैसे बेसिक स्ट्रक्चर हेल्प करता है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को अगर जस्टिफाई लास्ट में अगर दिया रहता है तो आपको उसको सॉलिड किसी फैक्ट के साथ सपोर्ट करना है और उसको डिफेंड करना है। कमेंट, वही कि आपको बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है, वैसे में अगर कमेंट दे दे तो, लेकिन जब भी कमेंट रहे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास फैक्ट्स और रीजनिंग दोनों होना चाहिए, ठीक है। यानी जब भी आप कोई कमेंट करें तो आपका कमेंट किसी चीज़ के मतलब उसका बेसिस होना चाहिए, और बेसिस एक फैक्ट हो तो बेहतर है। फैक्ट इसलिए कि फैक्ट में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होता है ना। अगर जैसे मैंने बताया कि केशवानंदा भारती केस जो हमारा था वो 13 जजेस का बेंच था और वो 7-6 की मेजॉरिटी से, तो 7-6 का मेजॉरिटी एक फैक्ट है, इसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो और दूसरा रीजनिंग के साथ, ठीक है, तो आपका फैक्ट और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। एक्सप्रेस योर व्यूज, कमेंट
प्लस गिवन मोर पर्सनल लिबर्टी, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है तो कमेंट में जो आप लिखेंगे वही है, लेकिन आपके पास थोड़ी लिबर्टी है कि आप अपने पॉइंट्स को, जो आपका व्यू है, आप उसको वहां एक्सप्रेस करो, बट वो भी आपका फैक्ट्स और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। फिर आता है क्रिटिकली डिस्कस, एग्जामिन, कमेंट। बस वही है कि जो चीज़ हमने डिस्कस, एग्जामिन और कमेंट के लिए रखा है वही होगा, बट आपका उसमें इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर दिया रहता है तो उसका दोनों पहलुओं को आपको डिस्कस करना है। ट्रेस और इनुमरेट, तो इसमें आपको बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, या फिर जो भी उसका सोर्स रहा है, सोर्स नॉलेज, तो वो ट्रेस में आ जाएगा। इनुमरेट का मतलब आपको लिस्ट करना है, ठीक है। तो अगर जो भी है कि अगर सपोज करो फिर से यही रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी डॉक्ट्रिन है, उनके मतलब जो भी डिफरेंट मतलब डॉक्ट्रिन्स है, आप उनको इनोमरेट कीजिए, या फिर कहाँ कहाँ पे मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है, आप उसको इनोमरेट कीजिए। तो ऐसे करके मतलब दिया रहेगा, तो आपको बस लिस्ट डाउन करना है चीज़ों को। फिर हाईलाइट और ब्रिंग अबाउट करके अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपका बस जो की एस्पेक्ट्स है क्वेश्चन का उसी को लिखना है, यानी लिखा वही हाईलाइट हो या फिर ब्रिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस का जो मेन पॉइंट है, बस आपको उसे ही हाईलाइट करना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, और यहाँ पे मैं सारे अपने जो भी प्रेजेंटेशन है वो शेयर करूँगा। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो GS1 में जो अब कंटेंट हैं, तो एक एक करके अब मैं कंटेंट को आपके साथ डिस्कस करूँगा, और फिर उसके साथ साथ एस्से राइटिंग की, निबंध का लेखन के बारे में जो भी मेरी समझ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप देखें सारे वीडियोस को, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जब भी कोई मतलब आपके फ्रेंड्स या कोई भी जान पहचान के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी नॉलेज भी आपके प्रिपरेशन में हेल्प करती है। तो अपना जो सराउंडिंग्स है, तो कोशिश कीजिए कि सभी इंफॉर्म्ड रहें, सभी वेल इक्विप्ड रहें, तो एक और एक 11 वाला जो हम कहते हैं वो इफेक्ट आप ला सकते हैं। सो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।